हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबके सब बहुत बढ़िया होंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो आज के सेशन के अंदर बहुत ही डिमांडेड टॉपिक था कि सर प्रोबेबिलिटी के ऊपर माइंड मैप का सेशन लेके आइए। तो मैं आपके सामने प्रोबेबिलिटी पे माइंड मैप का सेशन लेके आया हूं, जिसके अंदर स्टार्ट से लेके एंड तक हम लोग प्रोबेबिलिटी कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स यहां पे कवर होने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के साथ में, उसके बाद में ऑड्स अगेंस्ट और इन फेवर ऑफ एन इवेंट के बारे में समझेंगे। देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए चलेंगे, कुछ भी रटने का नहीं है इसमें। ऐसा नहीं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का अपन फॉर्मूला ही रट रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सिंपल तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में समझेंगे। देन डिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं, उसके बारे में समझने वाले हैं। देन टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। पता नहीं क्यों बच्चे इस टॉपिक से बहुत डरते हैं, बट बहुत इजी वे में अपन लोग इस टॉपिक को भी समझेंगे, है ना। बड़े ही लॉजिकल वे में ये सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड इन द एंड विल एंड विद बर्नौलीज ट्रायल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो बहुत शानदार सेशन होने वाला है, मजा आने वाला है आप सबको। तो देखो, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी में जो बेसिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, जो हम 10th क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन द फेवर ऑफ इवेंट ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का मतलब हुआ कि यार अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है तो टोटल क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। जैसे अगर हमने डाइस थ्रो करी है, एक डाइस थ्रो करी है, तो टोटल 6 आउटकम हो सकते हैं, है ना, कि या तो 1 आ जाए, या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। अगर हमने 2 डाइस थ्रो करी है तो टोटल 36 आउटकम्स पॉसिबल है ना। 2 डाइस अगर अपन ने थ्रो करी है तो 1 1 हो सकता है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 3 2 4, है ना। समझ में आ रही बात है। तो टोटल 36 टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे अगर मैं 2 डाइस थ्रो कर रहा हूं, है ना। 6 इंटू 6 इसमें 6 इसमें, तो टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स वहां पे हो सकते हैं। तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन द सैंपल स्पेस। एंड अपना जो भी इवेंट डिफाइन कर रखा हो कि बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना, कि सम अगर 2 डाइस थ्रो कर रहा हूं तो सम 10 आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है ना। कि इस टाइप के सवाल बनाए जा सकते हैं कि 2 डाइस थ्रो करी है और क्या प्रोबेबिलिटी है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑन बोथ ऑफ द डाइस इज 10। तो आप वहां पे काउंट कर सकते हैं कि 10 कैसे कैसे आ सकता है, 6 4 करके आ सकता है, 4 6 करके भी आ सकता है ना, या फिर समझ रहे हो बातों को, ठीक है, 5 5 करके आ सकता है। तो वो हो गए टोटल आउटकम्स इन द फेवर ऑफ दैट इवेंट। डिवाइड बाय अपन कर देंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स के, टोटल 36 पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, पीएनसी के साथ कंबाइन करके इस टाइप के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। कि सपोज मैं 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स को एक लाइन के अंदर अरेंज करूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। तो फिर अपन देखेंगे कि यार टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, है ना, कि टोटल कितने वेज में आप अरेंज कर सकते हो। तो 8 लोग हैं तो टोटल 8 फैक्टोरियल वेज से आप एक लाइन में अरेंज कर सकते हो। और अपना जो फेवरेबल आउटकम्स हो गए कि भाई कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं होनी चाहिए, तो वहां पे अपन गैप मेथड से देख सकते हैं कि कोई भी 2 गर्ल्स साथ में ना हो, ऐसे कितनी अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, तो वो फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो बेसिक से इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, वो अपन इजीली कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चंस थोड़े कम लिए हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सारा टॉपिक सब कुछ कवर हो जाए कम से कम समय में, है ना, सारे टॉपिक्स कवर हो जाए कम से कम समय में। बाकी क्वेश्चंस लेने में तो प्रोबेबिलिटी पे बहुत सारे क्वेश्चंस लिए जा सकते हैं, बट बिकॉज दिस इज अ माइंड मैप सेशन, है ना, रिवीजन सेशन है एक तरीके से आपके लिए इस टॉपिक पे, कि आप जल्दी से जल्दी पूरा चैप्टर खत्म कर दे, सारे टॉपिक्स टच कर ले, सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। फिर देखो अगली चीज आती है ऑड्स इन फेवर। तो ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अगर एन ए है, तो अनफेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे कि बाकी सैंपल स्पेस में से एन ए वाले हटा दो, वो अनफेवरेबल आउटकम्स हो गए। देखो प्रोबेबिलिटी इवेंट ए की क्या होती है, प्रोबेबिलिटी अपन इस तरीके से लिख रहे होते हैं ना, प्रोबेबिलिटी में तो ऊपर तो ये आता है नंबर ऑफ आउटकम्स इन द फेवर ऑफ एन इवेंट है, और डिनोमिनेटर में क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आता है। दैट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोबेबिलिटी। बट अगर मेरे को ऑड्स इन फेवर लिखने हो तो न्यूमरेटर में तो फेवरेबल लिखूंगा, डिनोमिनेटर में टोटल नहीं लिखेंगे, डिनोमिनेटर में लिखेंगे अनफेवरेबल, है ना। तो अनफेवरेबल हो जाएगा एनएस माइनस एन ए। ठीक है, वैसे ही अगर ऑड्स अगेंस्ट हो तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स अगेंस्ट अपॉन नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर फेवरेबल। कि अगेंस्ट वाले हो गए एनएस माइनस एन ए एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आउटकम्स इन द फेवरेबल। तो आप जैसे कि देख सकते हैं ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। कि अगर ऑड्स इन फेवर 2:5 है तो ऑड्स अगेंस्ट हो जाएंगे 5:2, है ना, बस रेसिप्रोकल हो जाएगा, इतनी सी बात है। ठीक है
तो फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ थ्रोइंग अ डाई टू गेट 3। ठीक है, कि 3 आ जाए, उसके फेवर में कितने हैं। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम तो 1 हो गया, है ना। ऑड्स इन फेवर ऑफ थ्रोइंग अ डाई टू गेट 3, 3 चाहिए अपने को, तो एक ही फेवरेबल आउटकम है कि 3 हमारे पास आ जाए। अब अनफेवरेबल कितने हो गए, अनफेवरेबल बाकी के 5 हो गए, है ना। तो 1:5 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1:5। वहीं पे अगर बोल दे कि प्रोबेबिलिटी क्या है 3 आने की, तो वो 1:6 हो जाता कि भाई फेवरेबल अपॉन टोटल। जबकि ऑड्स इन फेवर पूछ लिया जाए तो फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल 1:5, प्रोबेबिलिटी पूछ ली जाए तो 1:6, 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी, राइट। चलिए, तो इफ ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, अगर ऑड्स इन फेवर ए इज टू बी दे रखा है तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी। तो ए तो हो गए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स, है ना, तो वो तो अपन न्यूमरेटर में लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में न्यूमरेटर में अपन फेवरेबल आउटकम्स इन द इवेंट ऑफ ए, और डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो ए फेवरेबल है, बी अनफेवरेबल है, तो टोटल कितने हो गए, ए प्लस बी हो गए, वो डिनोमिनेटर में लिख देंगे। या फिर ऐसा समझो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए एक्स दे रखी है ना, कि प्रोबेबिलिटी एक्स दे रखी है, तो ऑड्स इन फेवर कितने हो जाएंगे, तो एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स हो गया फेवरेबल, 1 माइनस एक्स क्या हो गया, अनफेवरेबल। तो दैट विल बी ऑड्स इन फेवर ऑफ ए, है ना, सिंपल है। अब यहां पे जो सेट थ्योरी के अंदर कार्डिनैलिटी प्रॉब्लम अपन लोग कर रहे होते हैं, वैसे ही सेम कार्डिनैलिटी प्रॉब्लम यहां पे भी आती है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। Probability of A union B union C, that will be equal to probability of A plus probability of B plus probability of C minus probability of A intersection B, B intersection C, C intersection A plus probability of A intersection B intersection C हम लोग ऐड कर देंगे। probability of A complement कि A ना आकर होने की probability हो जाएगी 1 minus the probability of A। ठीक है, देखो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही होती है ना, ये बात समझते हो आप लोग। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब ये हो गया कि ना ही ए अकर करना चाहिए ना ही बी अकर करना चाहिए, है ना। दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, दैट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। वही वेन डायग्राम वाले सवाल इसके ऊपर बन जाते हैं, सिंपल से। ठीक है, तो एज वी यूज वेन डायग्राम फॉर कार्डिनैलिटी प्रॉब्लम्स ऑफ सेट्स, सेम वे वेन डायग्राम आर यूज्ड हियर इन प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम्स एज वेल। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में इस टाइप के सवाल बनते हैं कि अगर सपोज इवेंट ए ऑलरेडी अकर हो चुका है तो अब बी अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या फिर इवेंट बी ऑलरेडी अकर हो चुका है तो अब ए अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी लिखा है ना, इसका मतलब हो गया कि बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो ऑलरेडी अकर हो गया, है ना, कि पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, कि बी ऑलरेडी अकर हो चुका है तो अब ए होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसका बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत लॉजिकल वे में फॉर्मूला समझना, कि डिनोमिनेटर में अपन क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स इन द इवेंट बी, कि बी ऑलरेडी अकर हो चुका है तो यही तो अपने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए, कि टोटल कितने तरीके से बी हो सकता है वो अपन डिनोमिनेटर में लिखेंगे क्योंकि बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, दैट इज आवर सैंपल स्पेस नाउ। ओके, और न्यूमरेटर में ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे कि नंबर ऑफ आउटकम्स जहां पे ए और बी दोनों साथ में अकर हो रहे हो वो अपन न्यूमरेटर में लिखने वाले हैं। इसी चीज को देखो वेन डायग्राम से समझना बेटा। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू कि बी ऑलरेडी अकर हो चुका है, अब बी अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितने वे में है, बी प्लस सी। देखो यहां पे ये ए है, ये सी है, ये बी आउटकम है, तो सी प्लस बी आउटकम्स इतने हैं जिसके तरीके से बी अकर हो सकता है। तो डिनोमिनेटर में अपन लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट बी कैन अकर, एंड द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट बी कैन अकर इज बी प्लस सी। और न्यूमरेटर में अपन लिखेंगे वो वेज जिसके अंदर साथ के साथ ए भी अकर कर रहा हो। तो बी ऑलरेडी अकर हो गया तो कितने तरीके से ए भी अकर कर सकता है, तो सी तरीके से, है ना, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी, तो सी तरीके से ए भी अकर कर सकता है। तो न्यूमरेटर में ए इंटरसेक्शन बी, डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बहुत ही सिंपल है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला सी। ठीक है, वहीं पे अगर मल्टीपल इवेंट्स के बारे में बात चल रही है ना, यहीं से ही मल्टीप्लीकेशन
फॉर्मूला भी आता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी यहां से अपन लोग सीख रहे होते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, अच्छा यहां पे एक सिंपल सा करेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है। तो इतनी बात समझ में आई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, कि ए ऑलरेडी अकर हो गया है। तो कितने तरीके से ए अकर कर सकता है ना। डिनोमिनेटर में अपन लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो जो यहां पे डिनोमिनेटर में वही इधर अपन डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो, बाकी याद करने की इसको जरूरत है नहीं, इसको समझना, इसको ना समझ के याद रखना कि ए ऑलरेडी अगर हो चुका है। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नाउ इन हाउ मेनी वेज बी कैन अकर गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो न्यूमरेटर में लिखेंगे बी और ए की दोनों की साइमल्टेनियस अकरेंस की प्रोबेबिलिटी। ओके, तो अगर यहां से मैं ये डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए आ जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ठीक है, इसी को अपन बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। कि मल्टीप्लीकेशन थ्योरम अपन बहुत बार है ना सवालों में जनरली अपन यूज कर रहे होते हैं कि अगर मेरे को जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिखनी हो, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से समझना कि या तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि चलो ए अकर कर जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए, फिर अब बी अकर कर जाए गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो मल्टीप्लाई बाय कर रहे होंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। अब सी को और अकर कराना है, ए और बी ऑलरेडी हो चुके, अब सी को भी करवाना है ना। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी गिवन दैट ए एंड बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। या फिर उल्टा भी चलो तो उल्टा भी लिख सकते हैं, कैसे भी कहीं से भी चालू करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सी कि सी अकर कर जाए सबसे पहले, multiplied by now the probability of occurrence of A given that C has occurred, कि C के बाद में अगर मुझे A अकर करवाना है तो probability of occurrence of A given that C has occurred। now अब B को और करवाना है ना, कि तीनों का simultaneous occurrence की probability अपन देख रहे हैं, तो probability of occurrence of B given that A and C has occurred, है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अपन सवालों में यूज कर रहे होते हैं, जैसे इस टाइप के सवाल हो गए, आपको पता भी नहीं चल रहा होगा बट आप सवालों में यूज कर रहे होंगे ये कि 3 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट इज एस, सबसे पहले एस आ जाए, तो एस आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 एस होते हैं टोटल 52 कार्ड्स में से, तो 4 by 52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, है ना, कि एस निकल जाए। अब रिप्लेसमेंट कर नहीं रहा हूं, ठीक है, अब रिप्लेसमेंट कर नहीं रहे, अब अपने पास सिर्फ 51 कार्ड्स बच गए, है ना, कि एक एस तो अपन ने निकाल लिया, एस निकालने की प्रोबेबिलिटी 4 by 52 हो गई कि 4 एस से अपने पास टोटल 52 कार्ड में से उन 4 में से कोई भी एक एस मिल जाए, तो 4 by 52 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एस। उसके बाद में हमें किंग निकालना है, गिवन दैट हमने एस ऑलरेडी निकाल लिया है। तो अगर हमने एक कार्ड ऑलरेडी निकाल लिया है तो अब 51 कार्ड्स बचे होंगे, उसमें से अब किंग कितने हैं, 4 किंग होंगे, तो 4 में से कोई भी एक किंग मिल जाए बाकी 51 में से। अब मुझे चाहिए कि थर्ड वन क्वीन निकल जाए, तो अब अपने पास सिर्फ 50 कार्ड बचे होंगे, है ना, 50 कार्ड्स अब अपने पास बचे होंगे, उसमें से क्वीन कितनी है, 4 ही क्वीन है, क्वीन तो अभी तक एक भी नहीं निकाली है। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ इवेंट। तो इसी को अपन लिख रहे होंगे कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकल जाए, है ना, फिर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग गिवन दैट एस हैज ऑलरेडी अकर्ड, कि अब किंग किस प्रोबेबिलिटी से निकाल रहे होंगे कि एस हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ क्वीन गिवन दैट किंग एंड एस, ठीक है, वो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं। तो यही चीज अपन लिख रहे हैं यहां पे। तो दिस इज बेसिकली मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम तब काम आता है जब यहां पे ऑर्डर ऑफ द थिंग्स मैटर कर रही हो, है ना, ऑर्डर मैटर कर रहा हो, यहां पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अपन लगा रहे होंगे। ठीक है, अब देखो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बात करते हैं। तो इंडिपेंडेंट इवेंट वो होंगे जिसके अंदर वो एक दूसरे की प्रोबेबिलिटी को, है ना, इंडिपेंडेंट हो गए एक तरीके से कि यार इवेंट ए अकर किया है या नहीं किया है, उसका इवेंट बी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। समझना इसका, है ना, शब्दों में समझना अब इसको। ठीक है, कि मैथमेटिकली तो लिख दिया है, अब इसी चीज को देखो शब्दों में समझने की कोशिश करना, है ना। बात ये कह रहा है कवि कि देखो बेटा कि इवेंट ए ऑलरेडी अकर कर गया, तो अब बी अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, इसी को तो अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए लिखते हैं,
लेफ्ट हैंड साइड से क्या समझ रहे हो आप? लेफ्ट हैंड साइड से ये समझ में आ रहा है कि दिस इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। बट अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली, इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी ओनली, राइट? वैसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओनली। ये हो गई इंडिपेंडेंट इवेंट की पहचान, ठीक है? ये इंडिपेंडेंट इवेंट की पहचान हो गई है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए को कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसा लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओनली। तो अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए क्या आ गया? ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वही तो चीज लिखी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना? तो इधर से ही इधर तक अपन पहुंचे हैं। तो ये पहचान होती है इंडिपेंडेंट इवेंट की। तो अगर आपको पता लगाना हो कि भैया ये दो इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं है, तो अगर ये चीज सेटिस्फाई कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के इक्वल है, तब तो वो इवेंट इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। कुछ बेसिक से एग्जांपल समझना इंडिपेंडेंट इवेंट के। जैसे कि अपन कार्ड्स निकाल रहे हैं ना, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। मैं बारी बारी से एक एक कार्ड निकाल रहा हूं, है ना? पहली बारी में एक कार्ड निकाला, किंग आ गया। अब दूसरी बारी में मैं वो दूसरा कार्ड निकाल रहा हूं, तो पहली बारी में क्या कार्ड आया है ना? अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं बेटा, अगर मैं रिप्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं, कार्ड निकाल लिया, फिर मैंने कार्ड जेब में लिख दिया, अब 51 कार्ड ही बचे हैं। अब दूसरी बार जो कार्ड आ रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी हैम्पर करेगी, है ना? उसकी प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा कि भाई पहली वाली में क्या कार्ड निकला है, उस पर डिपेंड करता है, राइट? अगर मैंने रिप्लेसमेंट नहीं किया है तो वहीं पे अगर मैं रिप्लेसमेंट कर देता हूं कि पहली बारी में जो कार्ड निकाला है वो देखा, वापस से मैंने डेक में रख दिया, अब वापस से वही 52 कार्ड्स है, तो अब जो दूसरा वाला इवेंट है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है? तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जिसके अंदर भैया कि इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा होता है। जैसे है ना टॉसिंग ऑफ ए कॉइन, कि पहली बार टॉस किया, दूसरी बार किया, तीसरी बार किया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा दूसरे या तीसरे में, है ना? ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। जैसे कई बार हम लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं ना, है ना? बचपन के अंदर आपने देखा होगा क्रिकेट खेल रहे हैं और टॉस किया, पहली बार टेल आ गया, दूसरी बार भी गलती से टेल आ गया, तीसरी बार भी गलती से टेल आ गया, तो अपने को लग रहा होगा कि अच्छा चौथी बार में शायद हेड आएगा, है ना? बट ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। पहली बार में टेल आया है या हेड आया है, पहली 10 बार ही अगर टेल आ गया, है ना, पहली 10 बार में भी अगर कंटिन्यूसली टेल आया है और अगर वो अनबायस्ड कॉइन है, गिवन दैट कि इट इज अनबायस्ड कॉइन, अगर वो अनबायस्ड कॉइन है तो 11वीं बार में हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी 1/2 ही है। ऐसा नहीं कि 11वीं बार में क्या आ जाएगा उसकी प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। पहले 50 बार में क्या आया है, हेड आया या टेल आया है, उसका 51वीं बार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि भाई उस अगली बार में क्या आ जाएगा, ठीक है? वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। तो ऐसे इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए। वहीं पे अगर मैं एक डेक ऑफ कार्ड्स में से कार्ड निकाल रहा हूं विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना, पहली बार में सपोज एस आ गया, मैंने रिप्लेसमेंट किया नहीं, दूसरी बार में भी मेरे पास गलती से एस आ गया, मैंने रिप्लेसमेंट किया नहीं, वो भी मैंने अपनी जेब में डाल लिया, अब 50 कार्ड बचे। अब तीसरी बार में एस आए, है ना, तीसरी बार में एस आने की प्रोबेबिलिटी समझ लो कम हो गई ना। अब 2/50 बच गई, है ना? पहले 4/52 थी, फिर बाद में एस आने की प्रोबेबिलिटी अगली बार में 3/51 हो जाएगी, अगली बार में 2/50 हो जाएगी, है ना? और अगर पहली चारों बार में ही एस निकल आया तो पांचवी बार में एस आने की प्रोबेबिलिटी अब 0 ही हो चुकी है, ठीक है? तो हर बार में ना प्रोबेबिलिटी पे फर्क पड़ रहा है। वही अगर मैं विदाउट, है ना, विद रिप्लेसमेंट कर रहा हूं कि कार्ड मैंने वापस से रख दिया, पहली बार में एस आया, वापस से रख दिया मैंने कार्ड, अब फिर से मैं कार्ड ड्रॉ कर रहा हूं तो एस आने की प्रोबेबिलिटी वही है 4/52, है ना? फिर से एस आया नहीं आया, फिर मैं रिप्लेस कर देता हूं, अगली बार एस आने की प्रोबेबिलिटी वही है 4/52। समझो ना, इंडिपेंडेंट इवेंट डिपेंडेंट इवेंट की फील आ गई ना तुम लोगों को, ठीक है? तो ये सिंपल सा मैथमेटिकल कंडीशन है इंडिपेंडेंट इवेंट की कि अगर ए एंड बी इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वहीं पे अगर 3 इवेंट्स हो गए ए बी सी, तो समझो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, गिवन दैट दीज 3 इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना? ये पता होना चाहिए कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है? तो अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए बार बी बार, है ना, उनके कॉम्प्लीमेंट या ए एंड बी बार वो भी आपस में इंडिपेंडेंट ही होने वाले हैं अगर ए एंड बी इंडिपेंडेंट है। तो देखो
इस टाइप के सवाल हो सकते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर कि 4 लोग हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, है ना, और सबकी जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी है ना, 4 पर्सन्स इंडिपेंडेंटली सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम करेक्टली विद द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 1/2, 3/4, 1/4, 1/8। ये सबकी अपनी अपनी प्रोबेबिलिटी है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, है ना, डिपेंडेंट नहीं है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, है ना। ऐसा समझो बिना चीटिंग के एग्जाम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि भैया टॉपर ने सही कर दिया तो पूरी क्लास का सही है, ठीक है, वो डिपेंडेंट इवेंट हो गया कि अगर छाप के अपन कर रहे हैं, ठीक है, तो अब टॉपर पे डिपेंड करता है कि टॉपर ने सही किया है कि नहीं किया है, वो बाकी पूरी क्लास सही कर पाएगी नहीं कर पाएगी अगर चीटिंग चल रही है तो, ठीक है, तो वो डिपेंडेंट इवेंट हो गया, है ना। ऐसे डिपेंडेंट इवेंट आप बहुत देखोगे कॉलेज लाइफ के अंदर, बट अभी जैसे जेई का एग्जाम हो गया वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया ना, वहां पे आपको चीटिंग वीटिंग करने का मौका मिलेगा नहीं, ठीक है, और करोगे भी तो भी कोई भरोसा नहीं है ना, तो करना भी मत बिल्कुल भी गलती से भी, ओके। तो वो हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। देन द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड करेक्टली बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम, कि उनमें से एटलीस्ट एक बंदा तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही ले, है ना, एटलीस्ट एक बंदा तो प्रॉब्लम सॉल्व कर ही ले। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जांपल है इसके ऊपर। तो इसका सिंपल सा तरीका ये है कि 1 माइनस probability that no one solves the problem, है ना, no one solves the problem correctly, ठीक है, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा, बहुत बेसिक सी चीज है, बहुत लॉजिकल सी चीज है कि चारों मिलके चारों में से एटलीस्ट एक तो प्रॉब्लम सॉल्व ही कर दे, या चारों ही कर दे तो उसमें भी कोई बुराई नहीं, या 4 में से 2 कर दे या 4 में से 3 कर दे, तो या तो अलग अलग केसेस बनाओ, वो केसेस बनाना भारी काम पड़ जाएगा, है ना, कि ए ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी बी सी डी ने नहीं करी, या बी ने कर दी बाकियों ने नहीं करी, या उनमें से 2 ने कर दी प्रॉब्लम सॉल्व, या उनमें से 3 में कर दी, या उन चारों ने ही कर दी, तो अलग अलग केसेस बन गए। तो केसेस बना के चलोगे मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा सिंपल और इफेक्टिव तरीका ये रहेगा, बहुत ही बेसिक तरीका, कि 1 माइनस 1 इज द टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें से माइनस कर दो कि भाई किसी से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, तो दैट विल गिव अस द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम, है ना, कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड करेक्टली, ठीक है, बाय एटलीस्ट वन ऑफ देम। तो 1 माइनस नो वन सॉल्व्स द प्रॉब्लम करेक्टली, कि चारों से ही प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई हो, मतलब ए से भी ना हुई हो, तो ए से ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 प्रोबेबिलिटी से ए सॉल्व कर लेता है, 1 माइनस 1/2 प्रोबेबिलिटी से ए ने नहीं सॉल्व करी, ना ही बी सॉल्व कर पाया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 3/4, ना ही सी सॉल्व कर पाया उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 माइनस 1/4, ना ही डी सॉल्व कर पाया उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस 1/8, विच इज 1 माइनस, ये हो गया 1/2, ठीक है, 1/4 प्रोबेबिलिटी से बी भी नहीं सॉल्व कर पाया, 3/4 प्रोबेबिलिटी से सी भी नहीं सॉल्व कर पाया, और 7/8 प्रोबेबिलिटी से डी भी नहीं सॉल्व कर पाया। तो दिस इज आवर आंसर, इसको कैलकुलेट कर लेना, आपको करेक्ट आंसर दिख जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये हो गए इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अब आगे आते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम पे, ठीक है, चलिए समझते हैं इसके बारे में। तो देखो 3 बैग्स है हमारे सामने, है ना, एक बैगवती 1 है, बैगवती 1 में देखो 3 व्हाइट है 2 ब्लैक बॉल्स है ना, बैगवती 2 में देखो 4 व्हाइट एंड 2 ब्लैक, और बैग 3 के अंदर 2 व्हाइट एंड 5 ब्लैक बॉल्स है। ओके, हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एक बैग को सेलेक्ट कर रहे हैं इन तीनों में से, है ना। अगर गिवन नहीं होता तो कोई भी एक बैग सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाती, बट गिवन है यहां पे कि बैग 1 आप 0.2 प्रोबेबिलिटी के साथ, है ना, 0.2 की प्रोबेबिलिटी है कि आपने बैग 1 को सेलेक्ट किया हो, 0.3 की प्रोबेबिलिटी है कि तुमने बैग 2 को सेलेक्ट कर लिया, एंड बैग 3 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, ठीक है। तो पहले तो अपन बैग सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर उस बैग में से एक रैंडमली, है ना, अ बॉल इज रैंडमली सेलेक्टेड, कि पहले बैग सेलेक्ट किया उसमें से एक रैंडम बॉल हमने सेलेक्ट कर ली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज व्हाइट। तो ये हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी के सवाल, कि टोटल क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग व्हाइट बॉल निकाल लें, है ना। अब व्हाइट बॉल कहां से आ सकती है, हो सकता है बैग 1 से आ जाए, या हो सकता है बैग 2 से आ जाए, या हो सकता है बैग 3 से आ जाए। तो नाउ वी आर कैलकुलेटिंग टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल क्या हो सकता है, सिंपल सी भाषा में लिखूं तो 0.2 की प्रोबेबिलिटी से मैंने बैग 1 सेलेक्ट किया, है ना, उस बैग 1 में से व्हाइट बॉल निकाल लूं, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, देखो बैग 1 के अंदर 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक है ना, तो 3 व्हाइट है टोटल 5 में से, है ना, 3 व्हाइट बॉल है टोटल 5 बॉल्स में से, तो 3/5 इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने, है ना, बैग 1 से,
है ना, बैग 1 से आपने व्हाइट बॉल निकाल ली हो, या 3/5 इज द प्रोबेबिलिटी कि आप 3 व्हाइट एंड 2 ब्लैक में से एक व्हाइट सेलेक्ट कर लो। तो हो सकता है व्हाइट बॉल बैग 1 से आई हो, या फिर, और जब भी यहाँ आ जाए तो प्लस करोगे, है ना, यही तो टोटल प्रोबेबिलिटी का गेम हो गया कि अपन टोटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं व्हाइट बॉल निकालने की, कि हो सकता है व्हाइट बॉल बैग 2 से आई हो, तो बैग 2 आपने पहले सेलेक्ट किया होगा कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ, 0.3 प्रोबेबिलिटी के साथ आपने बैग 2 सेलेक्ट किया। अब उस बैग 2 में से अगर मुझे व्हाइट निकालनी है तो व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, देखो 4 व्हाइट 2 ब्लैक में से 4/6 इज द प्रोबेबिलिटी, 4 व्हाइट है टोटल 6 बॉल्स में से, है ना, तो 4/6 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल। ओके, प्लस नाउ बैग 3 में से भी तो व्हाइट आ सकती है, अब बैग 3 को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 0.5, उसमें से 2/7, क्योंकि 2 व्हाइट है टोटल 7 बॉल्स में से, तो दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, है ना। इसी को अपन थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में इस तरीके से लिखेंगे कि जैसे इवेंट E1 मैंने बोला बैग 1 सेलेक्ट करने का, है ना, कि लेट्स कॉल इवेंट E1 कि बैग 1 सेलेक्ट हो जाए, उस इवेंट को इवेंट E1 बोल दिया, तो इवेंट E1 अकर करने की प्रोबेबिलिटी 0.2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल गिवन दैट इवेंट E1 हैज अकर्ड, कि मैंने बैग 1 सेलेक्ट कर लिया, अब उसमें से व्हाइट निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। वैसे ही अगर मैं इवेंट E2 डिफाइन करूं, है ना, बैग 2 सेलेक्ट करने को अगर मैं इवेंट E2 डिफाइन कर लूं तो इसी को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ व्हाइट बॉल गिवन दैट E2 हैज अकर्ड। वैसे ही अपन लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल गिवन दैट E3 हैज अकर्ड। ठीक है, इसी को अपन ऐसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख देते हैं, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, टोटल व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी, कि या तो बैग 1 सेलेक्ट किया उसमें से व्हाइट निकाल लिया, या फिर बैग 2 सेलेक्ट किया उसमें से व्हाइट निकाल लिया, या फिर बैग 3 सेलेक्ट किया उसमें से व्हाइट बॉल निकाल ली। सिंपल है ना, ये टोटल प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया, तो अब इसी का ही उल्टा हो जाता है बेस थ्योरम। इसी सवाल को देखो, अब बेस थ्योरम का सवाल बनाना हो तो कैसे बनाया जाए, कि देखो फिर से वही 3 बैग्स है ना, इस तरीके से 3 बैग्स है, बैग 1 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी ये है, बैग 2 की, बैग 3 की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, रैंडमली हमने एक बॉल निकाली एंड इट इज फाउंड टू बी व्हाइट, है ना, ये इवेंट ऑलरेडी अकर कर गया, व्हाइट ऑलरेडी हमने निकाल ली है, गिवन है कि व्हाइट ऑलरेडी निकाल ली, आउटकम ऑलरेडी बता दिया इन्होंने। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बैग 1, है ना, व्हाइट ऑलरेडी, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल हो गया कि यार ये इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, अब ये बताओ कि ये इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो कौन सा इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी अपन डिनोमिनेटर में लिखेंगे, है ना, कि कौन सा इवेंट ऑलरेडी अकर हो चुका है, कि व्हाइट ऑलरेडी निकल चुकी है, व्हाइट बॉल ऑलरेडी निकल चुकी है ना, हमने आउटकम बता दिया कि व्हाइट बॉल आ गई है, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज, है ना, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, ये अपन डिनोमिनेटर में लिखेंगे कि अच्छा व्हाइट आ गई है तो व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी तो ये होने वाली है, जो हमने अभी भी निकाला भी है टोटल प्रोबेबिलिटी से। तो जब भी बेस थ्योरम का सवाल हो ना, पहले अपन टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में सोचेंगे, कि अगर उन्होंने बोल दिया कि हाँ व्हाइट ऑलरेडी आ चुकी है, तो सबसे पहला तुम्हारा दिमाग यहां पे चलेगा कि अच्छा व्हाइट ऑलरेडी आ चुकी है, कैसे आ सकती है व्हाइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, तो वो डिनोमिनेटर में लिखोगे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, है ना, तो डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल क्या हो सकता है कि भाई बैग 1 से व्हाइट आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W/E1, या फिर हो सकता है बैग 2 से व्हाइट आ जाए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W/E2, समझ लो, एंड सो ऑन, वो अपन डिनोमिनेटर में लिख देंगे। न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग E1, ठीक है, कि है ना बैग 1 से व्हाइट बॉल आ जाए, न्यूमरेटर में वो लिखने वाले हैं, तो न्यूमरेटर में अपन लोग लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W/E1, ये अपन न्यूमरेटर में लिखने वाले हैं कि बैग 1 से व्हाइट बॉल निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट वी आर गोइंग टू राइट इन द न्यूमरेटर, है ना, तो वो बातें हैं। तो बेस थ्योरम यही बोलती है ना, ठीक है, कि देखो whenever the outcome of an experiment is given and probability of it being occurring through a particular path is asked, then Bayes theorem is applied। ठीक है, paths are denoted by EIs, जैसे E1 E2 E3 3 पाथ थे हमारे पास, है ना, 3 रास्ते थे व्हाइट बॉल निकालने की, कि बैग 1 से आ जाए या बैग 2 से या बैग 3 से व्हाइट बॉल आ जाए, तो ये 3 हमारे सामने क्या रास्ते दिखाई दे रहे थे, ये 3 पाथ है ना,
एंड आउटकम इज डिनोटेड बाई ए। ठीक है, जैसे इसी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं अपन, है ना, कि देखो E1 इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग 1 इज सेलेक्टेड, E2 इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग 2 इज सेलेक्टेड, E3 इज द प्रोबेबिलिटी दैट बैग 3 इज सेलेक्टेड एंड A इज द इवेंट दैट व्हाइट बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, सवाल क्या था, सवाल में ऑलरेडी बता दिया कि व्हाइट बॉल हमने निकाल ली है ना, व्हाइट बॉल हमने निकाल ली है, वो सवाल में ऑलरेडी बता दिया। पूछा गया है कि वो व्हाइट बॉल बैग 1 से आई होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में अपन लिखेंगे कि जो इवेंट ऑलरेडी अकर कर चुका है, कि चलो व्हाइट बॉल ऑलरेडी हमने निकाल ली है, तो व्हाइट बॉल कैसे कैसे निकाल सकते हैं वो अपन डिनोमिनेटर में लिखेंगे कि हो सकता है आप बैग 1 से व्हाइट निकालो, है ना, वो टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल हो गया, या हो सकता है आप बैग 2 से व्हाइट निकालो, है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है, इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, है ना, कि बैग 3 सेलेक्ट हो जाए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E3, कि बैग 3 से अपन ने व्हाइट निकाल ली, और न्यूमरेटर में लिखेंगे कि बैग 1 से व्हाइट कैसे कैसे निकाल ली जा सकती है। तो देखिए जरा, ठीक है, तो डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल हमने लिखी है कि 0.2 प्रोबेबिलिटी के साथ बैग 1 सेलेक्ट किया होगा, और बैग 1 में से व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी है 2/5, क्योंकि उसमें 2 व्हाइट बॉल है टोटल 5 बॉल्स में से। ठीक है, 0.3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, है ना, ऑफ सेलेक्टिंग बैग 2, और बैग 2 में से व्हाइट निकाली हो, उसकी प्रोबेबिलिटी 4/6 हो गई, क्योंकि बैग 2 के अंदर 4 व्हाइट है टोटल 6 बॉल में से। ओके, बैग 3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 0.5, और उसमें से व्हाइट निकाल ले, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, क्योंकि उसके अंदर 1 व्हाइट होगी भाई टोटल 4 में से, है ना। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि बैग 1 से ही वो व्हाइट आई हो, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल, न्यूमरेटर में लिखेंगे कि गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1। तो बैग 1 से अपन ने लिख ही रखा है, देखो 0.2 इंटू 2/5, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम बैग 1। सिंपल है, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे, विल गेट आवर आंसर, है ना। तो ये सिंपल सा बेस थ्योरम एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है ना, एक दूसरे का उल्टा है, बस इतनी सी बात समझो। तो जब भी अगर हमारे सामने बेस थ्योरम का सवाल आ जाए कि अच्छा ब्लैक बॉल हमने ऑलरेडी निकाल ली है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस पाथ से आई होगी, तो पहला आप दिमाग लगाएंगे कि अच्छा ब्लैक निकल चुकी है क्या, तो ब्लैक निकालने की टोटल क्या प्रोबेबिलिटी है कि पाथ 1 से निकाल सकते हैं बैग, है ना, ब्लैक बॉल पाथ 1 से या पाथ 2 से, पाथ 3 से, समझ गए ना बातों को, है ना, कि टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल वो अपन डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और न्यूमरेटर में लिख देंगे कि भाई कि बैग 2 से ब्लैक बॉल, है ना, अगर बैग 2 से पूछा गया है तो वही बातें हैं। तो बेस थ्योरम में आउटकम ऑलरेडी बताया रखा होता है। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी में आउटकम ऑलरेडी बता नहीं रखा होता है। टोटल प्रोबेबिलिटी में आपसे सिंपली सवाल करता है कि बताओ ब्लैक कितने हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल, तो वो हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी का सवाल। उसी को बेस थ्योरम का सवाल बनाना हो तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि अच्छा ब्लैक बॉल ऑलरेडी आ चुकी है, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि ब्लैक बॉल जो है वो बैग 2 से आई होगी, तो ये बेस थ्योरम का सवाल हो गया। क्लियर है। नाउ रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखो प्रोबेबिलिटी के बारे में अपन सारी चीजें समझ चुके हैं, रैंडम वेरिएबल को, है ना, ये नाम पढ़ के डरना मत कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के अंदर अपन एक रैंडम वेरिएबल असाइन कर देते हैं। जैसे अगर हमने, है ना, 2 कॉइन टॉस किए हैं, तो 2 कॉइन टॉस किए हैं तो आउटकम क्या हो सकता है, टेल भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है, उसी में से किसी को भी एक रैंडम वेरिएबल असाइन कर दिया कि नंबर ऑफ हेड्स, वो रैंडम वेरिएबल हो गया, है ना, कि अगर मैं 2 कॉइन टॉस कर रहा हूं तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या हो सकता है, कि हो सकता है 0 हेड आया हो, है ना, कि दोनों टॉसेस में से एक भी हेड नहीं मिला, या फिर हो सकता है एक हेड मिला हो, या फिर हो सकता है दोनों के दोनों ही हेड मिल गया। तो उस रैंडम वेरिएबल एक्स की वैल्यू हो गई या तो 0 या 1 या 2, या फिर ऐसा समझो कि सपोज तुमने 3 कॉइन टॉस किए हैं, 3 कॉइन टॉस किए हैं, रैंडम वेरिएबल एक्स को मैंने डिफाइन किया है नंबर ऑफ टेल्स अपीयर्ड। तो अब रैंडम वेरिएबल एक्स की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, कि हो सकता है 0 टेल मिला हो, है ना, तीनों टॉस में कोई भी हमें टेल ना मिला हो, या फिर हो सकता है एक टेल मिल गया हो, या फिर 2, या फिर तीनों के तीनों ही टेल मिल गए हो। तो ये हो गए रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज। ठीक है, एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट डिफर करता है कि भाई उस एक्सपेरिमेंट में रैंडम वेरिएबल क्या असाइन किया है, तो उसी की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई जाती है कि अच्छा 0 टेल की ये प्रोबेबिलिटी है, 1 टेल की ये प्रोबेबिलिटी है, 2 टेल की ये प्रोबेबिलिटी है, तो उसी को अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल में हमने बना के दिखाई है, समझे। यहाँ पे 2 coins are tossed simultaneously, let x be the number of tails appeared। ठीक है, तो x की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0, 1 या 2,
है ना, कि अगर दो कॉइन टॉस कर रहा हूं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है। हो सकता है भाई दोनों ही हेड मिल जाए, या एक हेड पहले वाले में हेड दूसरे वाले में टेल, या पहले वाले में टेल दूसरे वाले में हेड, या फिर दोनों में ही टेल हो जाए। एक्स यहां पे क्या असाइन किया गया है, एक्स इज द नंबर ऑफ टेल्स अपीयर्ड। तो हो सकता है 0 टेल अपीयर किया हो, या फिर 1 या फिर 2। उनकी प्रोबेबिलिटी भी अगर मैं नीचे लिख दूं तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड 0 टेल है ना, एक्स क्या है, टेल है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल क्या हो गया कि 0 टेल है, मतलब दोनों के दोनों हेड आए होंगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, क्योंकि देयर इज ओनली वन आउटकम इन विच देयर इज 0 टेल। टोटल 4 पॉसिबल आउटकम में से एक ही अकेला आउटकम है जिसके अंदर 0 टेल आ रहे हैं, ठीक है। तो 1/4 हो गई, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 टेल। या फिर एक टेल अपीयर कर रहा हो तो एक टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/4, क्योंकि दो ऐसे आउटकम है जिसके अंदर एग्जैक्टली 1 टेल इज अपीयरिंग, ठीक है। या फिर दोनों के दोनों ही टेल मिल जाए, दोनों के दोनों ही टेल मिल जाए, तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि टोटल 4 में से एक ही आउटकम ऐसा है जिसके अंदर हमें 2 टेल मिल रहे हैं। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ दिस पर्टिकुलर आउटकम। हाँ जी, क्लियर इतनी बात है। नाउ मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, यहां पे देखो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, वो ध्यान रखना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मतलब एवरेज आउटकम हो गया, है ना, कि एवरेज वैल्यू ऑफ एक्स की एवरेज क्या हो सकता है आउटकम। तो दैट इज बेसिकली समीशन एक्स आई इंटू पी आई, ठीक है, समीशन एक्स आई इंटू पी आई, कि भैया जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज है उसको अपनी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो ये एवरेज, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को दर्शाता है। ओके, वेरिएंस का फॉर्मूला आता है वी ऑफ एक्स, जैसे स्टैटिस्टिक के अंदर फॉर्मूला होता है ना कि वेरिएंस ऑफ सम डेटा, ठीक है, तो दैट इज एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट डेटा, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट डेटा, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एवरेज का स्क्वायर। स्टैटिस्टिक में सेम फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे होते हैं, स्टैटिस्टिक एक बार देख लेना, ये चीजें आपको वहां से थोड़ी ज्यादा क्लियर होते हुए समझ में आएगी, ठीक है, कि स्टैटिस्टिक के अंदर ये सेम फॉर्मूला होता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। इसके ऊपर एक एग्जांपल मैं दिखा देता हूं आपको। 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन्स टॉस करी गई है, फाइंड ई एक्स एंड वी एक्स, है ना, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ एक्स, वो बताओ, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ टेल्स अपीयर्ड। तो सैंपल स्पेस क्या क्या हो गया बेटा, सैंपल स्पेस हो जाएगा एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, सैंपल स्पेस हो गया टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब यहां पे अपना जो रैंडम वेरिएबल एक्स है वो क्या है ना, रैंडम वेरिएबल एक्स क्या है अपने पास, तो दैट इज नंबर ऑफ टेल्स अपीयर्ड। तो हो सकता है 0 टेल अपीयर करे हो, या फिर हो सकता है एक टेल अपीयर किया हो, या हो सकता है दोनों के दोनों ही टेल हो। अब उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी भी लिख दो, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, है ना, ये हो गया एक्स आई, ये पी आई, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी कि 0 टेल अपीयर करी हो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, क्योंकि एक ही ऐसा आउटकम है टोटल 4 में से जिसके अंदर 0 टेल अपीयर कर रहे हो, या फिर एग्जैक्टली एक टेल अपीयर किया हो। तो ऐसे 2 आउटकम्स अपने को दिख रहे हैं जिसके अंदर एग्जैक्टली एक टेल अपीयर किया हो, तो 2 आउटकम्स दिख रहे हैं टोटल 4 में से, तो 2/4 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट। दोनों के दोनों ही टेल मिल जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई, तो एक्स आई लिख दिया, उसकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी पी आई लिख दिया। अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, ई ऑफ एक्स, तो उसका फॉर्मूला हो गया समीशन एक्स आई इंटू पी आई, है ना, तो बहुत सिंपल है। तो ये हो जाएगा 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4, है ना, रैंडम वेरिएबल को उसके रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4, है ना, 1 इंटू 2/4 प्लस 2 इंटू 1/4, 2 इंटू 1/4, समीशन एक्स आई इंटू पी आई। तो ये तो 0 हो चुका है, 2/4 प्लस 2/4, है ना, ये भी हो गया बेसिकली 1/2, ये भी क्या हो गया 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। यार एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये वो चीज है जो अपने को एवरेज आउटकम बता रही है, ये एवरेज आउटकम है। इसका मीनिंग समझना, इसका मीनिंग इतना सा है कि अगर मैं सपोज, है ना, हजारों बार, अनगिनत बार, लाखों बार अगर मैं टॉस कर रहा हूं, लाखों बार टॉस कर दिया, तो टेल की एवरेज वैल्यू क्या होगी, एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स दैट टेल हैज अपीयर्ड। तो टोटल 2 बार टॉस कर रहा है ना,
टोटल अपन दो ही है ना, दो कॉइन्स को बेसिकली अपन टोटल उछाल रहे हैं, है ना, हर एक्सपेरिमेंट में दो कॉइन्स को अपन टोटल उछाल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज 1, है ना, कि दो में से एक बार टेल आया होगा, ये एवरेज आउटकम हो गया बेसिकली, है ना, जो है भी जो फैक्ट है बेटा कि अगर मैं इनफाइनाइट टाइम्स एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते जा रहा हूं तो जो एवरेज आउटकम है, एवरेज नंबर ऑफ टेल जो है वो 1 आएगा, कि हाँ दो में से एक बार टेल आएगा, दो में से एक, है ना, दो में से एक टेल होएगा, 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी फॉर टेल। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का मतलब समझ रहे हो, ये कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा है, ये आपको बता रहा है कि भाई एवरेज ये होगा, है ना, एवरेज ये होने वाला है, दैट इज द थिंग। अब फिर अपने पास में आता है वेरिएंस, कि अगर वेरिएंस कैलकुलेट करने को बोला जाए तो वो कैसे करेंगे, तो यहां पे अपन एक्सआई स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो एक्सआई स्क्वायर लिखेंगे तो x है 0, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, दैट इज एक्सआई स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेड है ना वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर, है ना, दैट विल बी द वेरिएंस, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर कितना हो गया, दैट इज एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई, है ना, दैट इज समीशन एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई माइनस ई ऑफ एक्स, तो अभी अभी हमने निकाला ही है ना, -1 का स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू फॉर ई ऑफ एक्स, ठीक है, सिंपल है। तो दिस विल बी इक्वल टू समीशन एक्सआई स्क्वायर, है ना, मतलब 0 इंटू 1/4, 0 इंटू 1/4 प्लस 1 इंटू 2/4, है ना, एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई, तो 1 इंटू 2/4, ओके, प्लस 4 इंटू 1/4, है ना, 4 इंटू 1/4, ये अपने पास आ गया, ये क्या है एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई है ना, एक्सआई स्क्वायर इंटू पी आई, इसका समीशन हो गया, -1 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, -1, ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हमने लगा दिया, आंसर आ गया। तो वेरिएंस का फॉर्मूला ध्यान रखें, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फॉर्मूला ध्यान रखें, ये दोनों फॉर्मूला ध्यान रहेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आराम से, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के क्वेश्चन बहुत इजीली आप लोग हैंडल कर लोगे, ठीक है। अब आगे आता है बर्नौलीज ट्रायल्स, है ना, तो बर्नौलीज ट्रायल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड बर्नौलीज ट्रायल्स। बर्नौलीज ट्रायल्स कौन से ट्रायल्स होते हैं, जहां पे नंबर ऑफ ट्रायल्स आर फाइनाइट, ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, है ना, हर ट्रायल इंडिपेंडेंट ट्रायल होने चाहिए, ठीक है। ईच ट्रायल हैज एग्जैक्टली 2 आउटकम, सक्सेस और फेलियर, कि हर एक्सपेरिमेंट में, हर ट्रायल में या तो सक्सेस मिल रहा हो या फिर फेलियर मिल रहा हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन सेम इन ईच ट्रायल। इंडिपेंडेंट का मतलब यही तो हो गया कि भैया पहले ट्रायल में, दूसरे ट्रायल में, हर ट्रायल के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस सेम है। बहुत सिंपल सी चीज है, देखो बहुत सिंपल चीज है ना। तो इट कैन बी इजीली ऑब्जर्व दैट व्हेन बर्नौलीज ट्रायल इज रिपीटेड n टाइम्स, कि कोई एक्सपेरिमेंट मैंने n नंबर ऑफ टाइम्स किया हो, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग r सक्सेस एंड n - r फेलियर इज गिवन बाय, कि r बार तो हमें सक्सेस मिला हो, जहां पे मैंने p बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q बोल दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ठीक है। सुनना, फिर इसके ऊपर एग्जांपल दूंगा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड Q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो मुझे सक्सेस कितनी बार चाहिए, मुझे R बार सक्सेस चाहिए, तो मैं P इंटू P इंटू P इंटू P इंटू P, P को R बार मल्टीप्लाई करूंगा। P इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एक बार सक्सेस, एक ट्रायल में सक्सेस मिलने की प्रोबेबिलिटी P है, अगले में भी सक्सेस मिल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से P, अगले में भी सक्सेस मिल जाए उसकी प्रोबेबिलिटी फिर से P, तो P को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं R बार, तो वो हो गया P की पावर R, ठीक है। और बाकी n - R ट्रायल में क्या हो रहा है, फेलियर हो रहा है, ठीक है। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी है Q, है ना, तो इधर लिखेंगे अपन Q की पावर n - R, कि n - R टाइम्स अपने को फेलियर मिल रहा है। तो ये तो हो गया एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अकर करने की चीज है, कि यार पहली R बार हमें सक्सेस मिल गए, अगली n - R बार हमें फेलियर मिल गया, जबकि ये बोल रहा है कि यार टोटल में से, कि टोटल n ट्रायल्स में से हमें R टाइम्स सक्सेस मिल जाए, तो n में से R टाइम्स अपन लोग सेलेक्ट कर लेंगे NCR इंटू P की पावर R इंटू Q की पावर n - R, वेर P प्लस Q बराबर 1। अगर P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है, तो उसका सम किसके इक्वल होने वाला है, 1 के इक्वल होने वाला है, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल समझना, बहुत इजी है।
तो अब देखो पूरी कहानी को ना मैं एक बड़े ही स्टैंडर्ड एग्जांपल से समझाने वाला हूं। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छे से आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इस एग्जांपल के साथ। कि सपोज मैं एक बाइस्ड कॉइन ले लेता हूं ना, ठीक है, जिसमें सपोज बोला जाए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2/7 है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल 5/7 है, ठीक है। बाइस्ड कॉइन है, अनबाइस्ड होता तो 1/2 1/2 होती, पर बाइस्ड कॉइन है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं 10 बार कॉइन को उछाल रहा हूं, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स 10 परफॉर्म कर रहा हूं, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मुझे 6 बार हेड मिल जाए एंड 4 बार टेल मिल जाए, ठीक है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स। कितनी बार ट्रायल कर रहे हैं? 10 बार ट्रायल कर रहे हैं। 10 में से मुझे 6 बार ही हेड चाहिए, है ना, तो 10c6 कर लो आप, 10c6 कि 10 में से वो 6 जगह अपन ने सेलेक्ट कर दी जहां पे अपने को हेड चाहिए, बाकी 4 जगह पे टेल चाहिए। तो आपने 10c6 मल्टीप्लाइड बाय, ओके, 6 बार हेड चाहिए ना, एक बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 है, अगली बार फिर से 2/7, अगली बार फिर से 2/7, तो यहाँ पे 2/7 की पावर में अपन क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे, है ना। 6 बार हेड चाहिए, 2/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, सो 2/7 की पावर 6, और बाकी 4 बार अपने को टेल मिल रहा है, टेल आने की प्रोबेबिलिटी है 5/7, और कितनी बार टेल मिल रहा है? 4 बार टेल मिल रहा है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 हेड एंड 4 टेल। तो ये बर्नौलीज ट्रायल का, है ना, पूरा कॉन्सेप्ट समाया हुआ है इस एक सवाल के अंदर, ठीक है। सिंपल है ना, एज सिंपल एज दैट, कि अगर हम n बार ट्रायल कर रहे हैं, उसमें से r बार सक्सेस चाहिए, तो NCR इनटू सक्सेस की पावर r, और बाकी बार फेलियर चाहिए तो फेलियर की पावर n-r। वही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे अपन ने यूटिलाइज किया है। अब इसके ऊपर दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आ जाते हैं, ठीक है। एक तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x दैट इज इक्वल टू NP। अब यहां पे वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, समीशन xi pi, ठीक है। यहां पे वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला कन्वर्ट होके बहुत ही इजी फॉर्मूला इधर बन जाता है, दैट इज n इंटू p, वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स, p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो np क्या है? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, मीन या फिर एवरेज बोल दिया जाए कि एवरेज ऑफ द बर्नौलीज ट्रायल इज इक्वल टू n इंटू p, एंड वेरिएंस ऑफ द बर्नौलीज ट्रायल इज इक्वल टू n इंटू p इंटू q, जहां पे n नंबर ऑफ ट्रायल्स, p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, q इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो बस इतनी सी बातें थी। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी। अब इसके ऊपर सवाल लगाइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्वेश्चन आप लगा रहे होंगे, मजा बहुत आएगा। कॉन्सेप्चुअली हमने हर एक टॉपिक यहाँ पे कवर कर लिया है, बट अब आप इसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, बिकॉज प्रैक्टिस मैटर्स द मोस्ट, है ना। इन दी एंड प्रैक्टिस ही आपको लेके जाएगी। तो जितने ज्यादा सवाल लगाओगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्ट के साथ क्वेश्चंस लगाना, है ना। अभी आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करो। तो इस टाइम पे बच्चा लोग, मैं सबको यही बोलूंगा, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। फालतू का स्ट्रेस मत लो, फालतू का गिल्ट मत पालो कि यार पास्ट में पढ़ लेते तो अच्छा हो जाता, है ना। ये सब सोचने की जरूरत है नहीं। दिस इज अ रियली रॉन्ग थॉट प्रोसेस कि अपन पास्ट के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं या फ्यूचर के बारे में ज्यादा एंग्शियस है कि यार कौन सी कॉलेज के अंदर मेरा होगा, क्या इस कॉलेज में होगा नहीं होगा, है ना। तो उसमें भी ज्यादा एंग्शियस होने की जरूरत नहीं है। प्रेजेंट पे फोकस करना है और प्रेजेंट पे हमें स्पॉटलाइट डालनी है, ठीक है, कि अपना पूरा फोकस प्रेजेंट पे, कि आज क्या करने वाला हूं। सोने से पहले ये पढ़ के सोऊंगा, उठूंगा तो मेरे को यहां से शुरुआत करनी है, बस, है ना। इतना ही देखो, प्रेजेंट के ऊपर देखो, बस इतना काफी है। और इसके अंदर आप लोग मचा दोगे। अपने ऊपर भरोसा रखें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं बच्चा लोग अगले सेशन के लिए, तब तक के लिए ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।